जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पीसीएस में वैकल्पिक विषय का पेपर था और हम जिस पेपर पे चर्चा करेंगे वो इतिहास का है। और इसके बाद मैं आप लोगों को भूगोल का भी पेपर उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि हमारे एक साथी ने दिया था, राम वृक्ष जी ने, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। पहले इतिहास को देख लेते हैं। तो क्या प्रारूप रहता है मित्रों इसका? 1 से 5 तक प्रश्न अनिवार्य रहते हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। और दूसरी शर्त क्या है कि प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड से कम एक करना है। 1 और 5वां अनिवार्य है। तो हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए के तहत पुरातात्विक अवशेष प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के मूल्यवान स्रोत हैं। सोदाहरण विवेचना कीजिए। पुरातात्विक अवशेषों की बात की गई है जिनके आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। क्या क्या? वही सब मृदभांड हो गए और अन्य जो इस्तेमाल करती हैं सभ्यताएं, उपकरण, वो सब हो गए। ये सब पुरातात्विक अवशेषों में ही आते हैं। फिर बी वाला है इसी के तहत, बी नवपाषाणकालीन भारत के पर्यावरणीय विन्यास और सांस्कृतिक वितरण का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 के तहत ही है, बी वाला। फिर हड़प्पा सभ्यता को नगरीय स्वरूप प्रदान करने वाले प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन जो कि शर्त के अनुसार अनिवार्य था। पहले क्वेश्चन के तहत 3 खंड थे, तीनों करना अनिवार्य था। साथियों, जो जीएस के पेपर होते हैं उनसे इतर इसका प्रारूप होता है। यहाँ क्वेश्चन जो हैं उपखंडों में विभाजित रहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चनों के अंदर क्वेश्चन घुसा हुआ है। अब सवाल नंबर 2 देखिए। वैदिक संस्कृति के क्रमशः भौगोलिक विस्तार एवं विकसित होती आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को समीक्षात्मक विवेचन कीजिए। देखिए हिंदी में कितनी एरर सारी रहती हैं। यहाँ पे व्यवस्था का होना चाहिए था, को लगा दिया गया है। तो इंग्लिश वाला पढ़ना अनिवार्य है। फिर है वी वाला, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए समानता वाले बिंदुओं का समकालीन समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात की गई है। अगर अच्छे से पढ़ा है गहराई से तो ये प्रश्न आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है। फिर है, क्या मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों से उसके शासन के स्वरूप को निर्धारित किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है साथियों। कौन से कहाँ अभिलेख, शिलालेख और सब चीज़ें उसने जो हैं जनता को संदेश देने के लिए इन चीज़ों का सहारा लिया था। तो स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर जो चीज़ रही होगी उन्हीं की अभिव्यक्ति हैं ये अभिलेख। तो इससे जो है उसके शासन के स्वरूप को निर्धारित किया जा सकता है। फिर तीसरे सवाल के तहत ए वाला खंड देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यों का समीक्षात्मक विवेचन कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यों की बात की गई है। ज़्यादातर मित्रों समुद्रगुप्त के बारे में पूछा जाता है, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त को केंद्र बना के पूछ लिया है। फिर है, गांधार मूर्तिकला की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। समकालीन इतिहास पर वे क्या प्रकाश डालते हैं? व्याख्या कीजिए। कनिष्क के समय की बात हो रही है साथियों। उस समय गांधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला जो है प्रभाव में आई थी। तो उसके तहत गांधार मूर्तिकला की विषय वस्तु का वर्णन करने के लिए कह रहा है प्रश्न। 15 नंबर का है। फिर तीसरा है, चोल राज्यांतर्गत मतलब चोल राज्य के अंतर्गत स्थापित स्थानीय शासन प्रणाली के प्रकृति एवं स्वरूप का विवेचन कीजिए। यहाँ पे की होना चाहिए था। तो जो चोल प्रशासन था उसकी प्रकृति और स्वरूप पर विवेचना करने के लिए कह रहा है। 10 नंबर का प्रश्न है। तो ये वाला तो हमने छोड़ दिया था। पहला किया है, दूसरा किया है, तीसरा छोड़ा है, चौथा भी छोड़ा है, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न अच्छे से नहीं आता था। तो ऐसा था नहीं कि भाई इसमें से एक कर लिया एक उसमें से कर लिया, तीनों अटेम्प्ट करना अनिवार्य था। चोल साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से राजेंद्र चोल
प्रथम, ये ब्राह्म नहीं है, प्रथम है। राजेंद्र चोल फर्स्ट के सैन्य अभियानों का समीक्षात्मक विवेचन कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न, प्राचीन भारतीय गणराज्यों का शासन स्वरूप उनके पतन के लिए उत्तरदायी था, वर्णन कीजिए। ये कथन दे दिया है, इसको खोलना है। सेक्शन बी में देखते हैं, गयासुद्दीन बलबन का काल दिल्ली सुल्तनत लगा दिया, सल्तनत होना चाहिए था। दिल्ली सल्तनत के विस्तार का नहीं अपितु सुदृढ़ीकरण का काल था। क्या आप सहमत हैं? विवेचना कीजिए। देखिए, गयासुद्दीन बलबन आमतौर पे लोग जो हैं इसको दरकिनार करके निकल जाते हैं। इल्तुतमिश को पढ़ लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लेते हैं, मतलब इस पर कम ध्यान जाता है, लेकिन यहीं से सवाल उठा के पूछ लिया है। खैर, हमने इसको अटेम्प्ट किया है। भारतीय इतिहास में सामंतवाद के विकास एवं उसके परिणाम का समीक्षात्मक विवेचन कीजिए। महत्वपूर्ण है और रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। फिर तीसरा है, मामल्ल शैली के विशेष संदर्भ में पल्लव वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जी हाँ, मामल्ल शैली किसके समय में थी? नरसिंह प्रथम, जो पल्लव शासक था, उसकी जो शैली थी उसके आधार पे जो वास्तुकला निर्मित हुई थी उसकी विशेषताओं का वर्णन मांग रहा है। मामल्ल शैली के तहत साथियों रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। याद रखिए, सप्त पैगोडा जिनको कहते हैं, जो महाभारत के किरदार थे उनको केंद्र में रख के मंदिरों का निर्माण किया गया था इस शैली के तहत। फिर अलबरूनी के छठा क्वेश्चन, अलबरूनी के विवरण का समाज एवं विज्ञान के विशेष संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। अगला इसी का प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब की धार्मिक नीति अंतर विरोधों से युक्त थी। आमतौर पे सभी जानते, उसने मंदिर वगैरह सब ध्वस्त करवाए थे, तो कहना आसान है लेकिन इसको शब्दों में पिरो के रिप्रेजेंट करना कठिन काम है। इसके प्रभाव एवं परिणाम का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। मतलब आलोचना भी करनी है, कमियां निकालनी है, फिर एक मध्यम मार्ग भी आपको निकाल के देना है। फिर है, भारतीय धर्म एवं दर्शन में रामानुजाचार्य के योगदान एवं महत्व का मूल्यांकन कीजिए। जी हाँ साथियों, विशिष्ट द्वैतवाद की रचना की है जिन्होंने, रामानुजाचार्य ने, इनके योगदान एवं महत्व का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया। 10 नंबर का प्रश्न है, अच्छा सवाल था ये भी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वस्तुतः भक्ति आंदोलन लोक से संप्रेरित था। प्रस्तुत कथन के संदर्भ में भक्ति आंदोलन का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन की बात की जा रही है, वही मीरा और कबीर के समय का काल 12वीं सदी से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बात की जा रही है। फिर दूसरा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक स्वरूप के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की बात, केडीआर की बात हो रही, कृष्णदेव राय की बात हो रही है, उसके प्रशासनिक स्वरूप के प्रमुख तत्वों का वर्णन करना है। मंडलम, नाडु, बलनाडु, उर, ये सब जो तत्व थे उसके प्रशासन के, उनका उल्लेख करना है। फिर है, मुगल कालीन भारत में कृषि और कृषकों की दशा की विवेचना कीजिए। दशा का कर दिए हैं, विवेचना नहीं साथियों, मुझसे ही गड़बड़ हो गया, विवेचन कीजिए, दशा का विवेचन कीजिए, सही है। तो कृषकों की दशा का विवेचन करना कोई कठिन काम नहीं था मुगल काल में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, पतोन्मुखी मुगल साम्राज्य का अफगान आक्रमणों ने गति प्रदान किया। पतोन्मुखी मुगल साम्राज्य को अफगान आक्रमणों ने गति प्रदान किया की जगह की होना चाहिए था। प्रस्तुत कथन के सापेक्ष में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करना है। तो पहले तो कथन को खोलना है, उसके बाद पतन के कारणों को देना है। फिर दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 8 के तहत ही, समाज, संस्कृति एवं कृषि और अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में 18वीं सदी के भारत के इतिहास का समीक्षात्मक विवेचन कीजिए। मतलब 1700 के बाद की बात हो रही है। फिर है, मुगल भारत में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। बहुत आसान सा सवाल था, इसको भी किया जा सकता है आसानी से। तीनों क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं और ये जो है फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया। अब इतिहास का सेकेंड पेपर देखते हैं। इसमें भी वही शर्तें हैं,
प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है। प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साथियों, हुआ क्या, आज जो सोशियोलॉजी का पेपर हुआ उसमें ये शर्त मेंशन नहीं की गई, तो वो जो है कुछ आयोग की तरफ से ही गलती हुई है। देखो उसका क्या समाधान निकलता है। तो उसमें ये शर्त नहीं दी गई थी। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। सेक्शन ए के तहत क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, 1765 ईस्वी तक अंग्रेजों ने किस प्रकार बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित किया? बंगाल नवाबों की चुनौतियां अंततः विफल क्यों हुई, इसका वर्णन करना है। नवाब सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला की बात हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के तहत सेकेंड क्वेश्चन, 1857 की घटना में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका एवं उसके महत्व को समझाइए। आसान सा सवाल था। फिर तीसरा, रास बिहारी बोस के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अच्छा सवाल था, तीनों सवाल अच्छे हैं। फिर दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 के तहत फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पष्ट कीजिए कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम समकालीन परिस्थितियों से किस प्रकार प्रभावित हुए थे। साथियों, गांधी जी से एक सवाल आना तय ही होता है और आ भी गया। फिर दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 के तहत ही दूसरा क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन किन परिस्थितियों में भारत आया था, उसके द्वारा की गई सिफारिशों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जी हाँ साथियों, अगस्त प्रस्ताव हो गया या फिर क्रिप्स मिशन हो गया या फिर कैबिनेट मिशन हो गया, यहाँ से एक न एक सवाल आता ही है। तो आसान सा सवाल था, किया जा सकता था। फिर तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 के तहत, जमींदारी, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी पद्धतियों पर एक टिप्पणी लिखिए। जी हाँ साथियों, ये भू राजस्व पद्धतियाँ थीं जो अंग्रेजों ने अपने समय में शुरू की थी राजस्व वसूली के लिए, तो इन पे एक टिप्पणी लिखनी है। ज़्यादा लॉजिक नहीं था, सीधे सीधे छाप देना था। क्वेश्चन नंबर 3 के तहत ए वाला क्वेश्चन देखेंगे, 1909 का अधिनियम जन आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सका क्योंकि यह सुधार जनता की आशाओं से बहुत कम थे। विवेचना कीजिए। जी हाँ, 1909 के तहत याद करिए, मार्ले मिंटो सुधार की बात हो रही है। पृथक निर्वाचक सिद्धांत जो दिया गया था, जिसमें मुस्लिमों को ही अधिकार दिया गया था मुस्लिम व्यक्ति को चुनने का, जिसको जो है इतिहासकार मानते हैं कि ये जो है बहुत बड़ी गलती थी और आगे चल के यही विभाजन का आधार बना। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 के तहत सेकेंड क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलनों की प्रकृति और परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो आसान सा सवाल है, आंदोलनों की प्रकृति और परिणामों को स्पष्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का मूल्यांकन कीजिए। मतलब उन्होंने धर्म प्रचार करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों को अंजाम दिया, उनका मूल्यांकन करना है, कितनी सही थी कितनी गलत थी। क्वेश्चन नंबर 4 के तहत पहला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन में नारियों की भागीदारी के महत्व को सोदाहरण रेखांकित कीजिए। जी हाँ, 20वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक उठा लिया जाएगा। 1905 से लेकर जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन तक की महिलाओं ने जो भी काम किए हैं स्वतंत्रता आंदोलन को लेके, उनके महत्व को रेखांकित करना है। तो कौन कौन राष्ट्रीय आंदोलन, भारत छोड़ो की ही बात कर लें तो उसमें जेबी कृपलानी हो गई और उषा मेहता हो गई, ऐसी महिलाएं, या फिर भीखाजी कामा हो गई, मैडम भीखाजी कामा, इन सब महिलाओं को रेखांकित करना था, इनके महत्व को। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के तहत सेकेंड वाला, प्रेमचंद का साहित्य व्यापक रूप से समकालीन सामाजिक समस्याओं का चित्र प्रस्तुत करता है। जी हाँ साथियों, ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल पूछ लिया, ज़्यादा कुछ नहीं था। यदि आप मुंशी प्रेमचंद के 3-4 उपन्यासों और कहानियों को पढ़े हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। फिर तीसरा सवाल, उसके गुण दोषों की विवेचना के साथ ब्रिटिश शासन
काल में अकाल नीति का पुनरावलोकन कीजिए। अब देखिए उसके, ये देखिए भ्रमित करने वाला टर्म है। उसके तो किसकी बात हो रही है? अकाल नीति की बात हो रही है। तो क्या करना है? अकाल नीति के गुण दोषों की विवेचना करनी है और उसका पुनराविलोकन भी करना है, जैसे न्यायालय करता है किसी अधिनियम का, ठीक वैसे ही हमको करना है। फिर सेक्शन बी के तहत अच्छा सवाल था, थोड़ा घुमाने वाला था, जो पहला टर्म इसमें जोड़ा गया, उसके गुण दोषों की। प्रथम दृष्टया तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि बात किसके गुण दोषों की हो रही है। सेक्शन बी के तहत क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला सवाल देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पुनर्जागरण ने व्यक्ति की महत्ता को समझाया। जी हाँ साथियों, ये जो सेकंड पेपर का सेक्शन बी होता है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर किया जाता है। तो पुनर्जागरण ने व्यक्ति की महत्ता को समझाया, उसमें आलोचना की भावना तथा ज्ञान वृद्धि की भावनाओं का विकास किया और युगों से चली आ रही परंपराओं के महत्व को कम कर दिया। व्याख्या कीजिए। जी हाँ, पुनर्जागरण से तात्पर्य है जो परंपराएं थीं, रूढ़िवादी परंपराएं थीं, मानसिकताएं थीं, उनको वैज्ञानिक परंपराओं और जो मान्यताएं थीं उनसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब एक तरह से तर्कवाद को बढ़ावा दिया गया, इसी को पुनर्जागरण कहा गया। तो स्वाभाविक सी बात है, इसने भावना, आलोचना की भावना लोगों में पैदा की, क्योंकि अभी तक परंपराओं के आधार पर लोग डिसीजन लेते थे, अब जो है विज्ञान के आधार पर लेने लगेंगे। ज्ञान वृद्धि की भावना का विकास किया और युगों से चली आ रही परंपराओं के महत्व को कम कर दिया। मतलब अब कुछ चला आ रहा है तो उसको एज ए डिस नहीं स्वीकार करना है, पहले उसको तर्क की कसौटी पे कस के देखना है, फिर देखना है कि ये कितना सही है कितना गलत है, तब उस पर भरोसा करना है, ये कह रहा है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 के तहत सेकेंड वाला, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी के संदर्भ में निम्न की पृष्ठभूमि तथा महत्व को समझाइए। आसान सा है, फ्रांस की क्रांति को ही छाप देना है। काहिया, टेनिस कोर्ट की शपथ और बस्तील का पतन, जो कि एक दुर्ग था, उसके पतन की बात हो रही है। ज़्यादातर लोगों को ये वाला सेक्शन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको पढ़ते ही नहीं है सेकेंड पेपर को, वो वर्ल्ड हिस्ट्री को साथियों, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री को ज़्यादातर लोग तरजीह ही नहीं देते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये जो प्री परीक्षाएं रहती हैं उनमें पूछा नहीं जाता है, मेंस में ही पूछा जाता है। तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए प्रथम दृष्टया, लेकिन यदि आप पीसीएस की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको समझना ही पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, यद्यपि औद्योगिकरण समय की आवश्यकता थी, तथापि समाज पर पड़े उसके प्रभावों में कुछ न्यूनताएं भी थीं, मतलब कुछ कमियां भी थीं, उन पर विवेचना करनी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 के तहत पहला सवाल, धर्म सुधार आंदोलन ने मार्टिन लूथर, जी हाँ जर्मनी का जो दार्शनिक था, मतलब एक लेखक था, साहित्यकार भी था, मार्टिन लूथर के योगदान का मूल्यांकन करना है। अफ्रीका में राष्ट्रीय जागरण की प्रकृति और प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यह है सेकेंड क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के तहत तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, सोवियत संघ के विघटन के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या थे। जी हाँ साथियों, एक सवाल आना ही था, रूस यूक्रेन का बात चल रहा था, एक सवाल यहाँ से ला ही दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 के तहत पहला क्वेश्चन, वैश्विक राजनीति के संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। आमतौर पे हम लोग इसके फैक्ट पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ परिणामों की बात हो रही है, यहाँ कारणों की बात हो रही है। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। फिर है तीसरा क्वेश्चन, 1949 की चीन की क्रांति के क्या परिणाम हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 के तहत पहला क्वेश्चन, 1905 में त्रिराष्ट्र संधि ट्रिपल अलायंस तथा हार्दिक मैत्री संबंध ट्रिपल एंटेंट एक दूसरे के बराबर खड़े थे, परंतु 1914 में वे एक दूसरे के सामने आ गए, ऐसा कैसे हुआ। साथियों ये सवाल हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बाहर था, तो हमने इसको छोड़ दिया। ट्रांस एटलांटिक दास व्यापार पर एक निबंध लिखिए, दूसरा सवाल। फिर तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 के तहत ही, वियतनाम संकट के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए। और इस तरह से ये 8 सवाल कंप्लीट होते हैं और इतिहास ऑप्शनल के दोनों पेपर कंप्लीट होते हैं यहीं पर। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, और संभवतः मैं आपको अब जियोग्राफी की क्लास उपलब्ध करवाऊंगा, मतलब जियोग्राफी का जो ऑप्शनल का पेपर हुआ है वो उपलब्ध करवाऊंगा।
ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।